सारे महापुरुष का मैं अनुयायी हूं, मैं संतों गुरुओं का अनुयायी हूं, भक्त किसी का हूं नहीं, आस्था मेरी किसी में है नहीं। ना तो मैं संविधान में आस्था रखता हूं, ना तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर में आस्था रखता हूं, ना मैं बुद्ध में आस्था रखता हूं, ना कबीर में, ना रविदास में, ना मैं फूले में, मैं किसी में आस्था नहीं रखता हूं। रहते हैं हमें उन्होंने 6743 जातियों में बांट दिया, हम मंचों पे खूब चीखते रहते हैं और अपनी तरफ कभी नहीं देखते कि हमने अपने आप को 10 लाख संगठनों में बांट दिया है। उसके बाद भी कोई व्यक्ति एक इंसान के सामने खड़ा होकर के मुंह पे पेशाब कर देता है, बताइए, जानवरों जैसी हरकत करता है। मेरे मूंछ रखने पर किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? भाई मुंह, ये बाल मेरे, मुंह मेरा, चेहरा मेरा, अच्छा लगे तो मेरा, बुरा लगे तो मेरा, आपको दिक्कत क्या है कि? तो इसलिए जो मेरे काम का नहीं वो किसी काम का नहीं। गाना लगना चाहिए, उसको अच्छी किस्मत चाहिए, ये बने तो साफ जीत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उसकी तैयारी में लग गया हूं। मैं चाहता हूं कि अगर आप गंभीर हैं इस विषय पर तो आप भी तैयारी में लग जाए और हम सब साथ में तैयारी करें, अलग अलग नहीं, साथ में तैयारी करें। करूंगा कि कम समय में अपनी बात को पूरी करूं। साथियों, संविधान बेहतर है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, भारत की सर्वोच्च नियमावली है। संविधान को हर एक को मानना चाहिए, पालन करना चाहिए। यहां तक हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं, हम सब इस बात को मानते हैं। अब समस्या ये आती है कि संविधान को हमने पिछले 26 नवंबर में या 26 जनवरी में 75 साल मना लिए। 75 साल हमने पूरा कर लिए संविधान के। तो क्या हमने संविधान के उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है जिन उद्देश्यों के लिए संविधान बनाया गया था? और जहां तक मैंने साहब पढ़ा है संविधान को, आपसे ज्यादा तो नहीं पढ़ा होगा, आपसे कम ही पढ़ा होगा मैंने, लेकिन 2 बार पूरा पढ़ चुका हूं, तिबारा कार्य चालू है और मेरे अपने पूरे जीवन तो ये कार्य निरंतर चालू रहेगा, ऐसी मैं अपने आप से कमिटमेंट कर चुका हूं। जहां तक मैंने समझा है कि संविधान में जो उद्देश्य हैं, जो भारत के लोगों को देना था संविधान को, संविधान के माध्यम से जो भारत के लोगों को मिलना था, वो मात्र 10 वर्षों में मिलना था, मात्र 10 वर्षों में। इसीलिए हमारा जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो केवल 10 सालों के लिए रखा गया था। लेकिन मैंने जब 11 स्टेटों का भ्रमण किया, मैं इस बात का दावा नहीं करता कि मैं बचपन से संविधान को जी रहा हूं, पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं। जो सच्चाई है वो है, मैंने 2020 से संविधान को पढ़ना शुरू किया। उससे पहले मुझे कोई जानकारी नहीं थी। छोटी छोटी जानकारियां जो सबके पास है वही हमारे पास थी कि देश संविधान से चलता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, बस ऐसी 2-4-6 जानकारियां थी और कोई जानकारी नहीं थी। आर्टिकलों की जानकारी, उसके अंदर से जानकारी हमको 2020 से स्टार्ट हुई है। लेकिन जब से हमने शुरू किया तब से निरंतर ये प्रक्रिया चालू रखी, हमने रुकने नहीं दिया इसको। रातों दिन एक ही काम करता हूं, पल पल एक ही काम करता हूं, संविधान को पढ़ना या पढ़ाना, दो ही काम करता हूं, पढ़ना या पढ़ाना। इसी प्रक्रिया में हमने 11 स्टेटों का भ्रमण किया। उसमें हमने देखा कि संविधान के किसी भी उद्देश्य को, और खास तौर पे जो मौलिक उद्देश्य रहे हैं संविधान के, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, चाहे वो गरीबी को लेकर के हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे वो छुआछूत को लेकर के हो, चाहे वो जात पात को लेकर के हो, चाहे वो स्त्रियों के अपमान को लेकर के हो, ऐसे तमाम जो उद्देश्य थे संविधान के वो आज तक पूरे नहीं हुए साहब। जो उद्देश्य केवल 10 वर्षों के लिए लिया गया था, संकल्प लिया गया था, ये जो संकल्प हम पढ़ते हैं रोज, मूल कर्तव्य तो 76 में आए, लेकिन प्रियम्बल तो हमें संविधान के साथ ही मिल गया था। दृढ़ संकल्प लेते हैं, एक संकल्प होता है नॉर्मल सा संकल्प
एक दृढ़ संकल्प होता है जो न टूटने वाला संकल्प, उसे हम पढ़ते हैं, रोज संकल्प लेते हैं। तो क्या हमने संविधान के उद्देश्य को पूरा कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, पा लिया है? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हो पाया जो मैंने देखा। तो साथियों, अतीत पे बहुत चर्चा हो गई, मैं अतीत पे नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं अतीत को केवल एक कहानियों की तरह सुन करके, समझ करके, उनसे जो भी अपने मतलब की चीजें होती हैं उनको निकाल करके बाकी में छोड़ देना पसंद करता हूं। मैं ज्यादा अतीतों में उलझा नहीं करता। मैं मानता हूं कि मैं वर्तमान हूं, मुझे भविष्य में जाना है। इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा भविष्य कैसा होना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये मुझे तय करना है कि मेरा भविष्य कैसा होना चाहिए। मुझे अपने भविष्य को तैयार करना है। तो इसलिए मैं वर्तमान में काम करता हूं भविष्य के लिए। बस इतना ही सब मेरा मोटो रहता है। मैं किससे कहानियों में ज्यादा उलझता नहीं हूं। सारे महापुरुष का मैं अनुयायी हूं, मैं संतों गुरुओं का अनुयायी हूं, भक्त किसी का हूं नहीं। आस्था मेरी किसी में है ही। ना तो मैं संविधान में आस्था रखता हूं, ना तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर में आस्था रखता हूं, ना मैं बुद्ध में आस्था रखता हूं, ना कबीर में, ना रविदास में, ना मैं फूले में, मैं किसी में आस्था नहीं रखता हूं। क्यों मैं आस्था नहीं रखता? क्योंकि दो चीजें हैं, दो बातें हैं। एक होता है अनुयायी, एक होता है आस्थावान। अब मैं थोड़ी सी बात इस पे करूंगा, फिर आप स्वयं तय करें कि आप अनुयायी हैं या आस्थावान हैं। अनुयायी किसी का बनना चाहेंगे या आस्थावान बनना चाहेंगे? दोनों नाम एक ही जैसे लग रहे हैं, किसी का अनुयायी होना, किसी में आस्था रखना, लेकिन दोनों के मतलब अलग अलग हैं। जो आस्था रखने वाले लोग हैं, जिनमें भी आस्था रखते हैं, उस सामने वाला जैसा भी है, जो भी है, उसी रूप में उसको स्वीकार करते हैं, उसी रूप में, कोई तर्क किए बगैर, किसी भी प्रकार का तर्क किए बगैर। और ऐसा तो जिन्हें हम पाखंडी, अंधविश्वासी, ऐसे तमाम शब्दों से नवाजते रहते हैं, उनके बारे में भी ऐसा कहते हैं। उनके यहां भी ऐसा है। वहां भी तर्क करने का कोई स्थान, कोई कारण नहीं है। जैसा दिया जा रहा है आपको, वैसा आप मानिए उसको। तो इसीलिए मैं स्वयं किसी में आस्था नहीं रखता। मैं सभी का अनुयायी अपने आप को मानता हूं। मैं संतों का अनुयायी हूं, मैं गुरुओं का अनुयायी हूं, महापुरुषों का अनुयायी हूं, संविधान का अनुयायी हूं। और जहां पर भी मुझे सवाल करने की गुंजाइश मिलती है, मैं बराबर सवाल करता हूं। क्योंकि सर, आपको याद होगा, जब मैं लाइव संविधान पाठशाला इंडिया में पहली बार जुड़ा था, तो 4:30 बजे रात तक मैंने पाठशाला चलवाई थी। 4:30 बजे रात तक पाठशाला 10 बजे तक की थी। लेकिन मेरे सवाल नहीं खत्म हुए। मेरे सवालों के जवाब देते देते 4:30 बज गए। फिर लास्ट में कहना पड़ा कि त्यागी जी, अब कल किसी को मैं अपने आप को जागता हुआ पहली समझना, मानना चाहता हूं। मेरे दोनों आंखें हैं, मेरे दिमाग, मेरे सर में एक छोटा सा दिमाग है जो सोचने समझने की क्षमता रखता है। मेरी आंखें देखने की क्षमता रखती हैं, मुंह बोलने की क्षमता रखता है। तो मैं किसी और पर निर्भर क्यों? यहां तक कि तथागत ने कहा था इस बात को कि आप किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूं, पहले अपने ज्ञान की कसौटी पे कसो। अगर आपको लगे कि मैं ठीक कह रहा हूं तो मानो, आपको लगे कि मैं गलत कह रहा हूं तो मत मानो। दिमाग में कचरा रखने की जरूरत नहीं है। तो मैं उसी बात को मानता हूं। ना तो मैं किसी की पूजा करता हूं, ना किसी भी प्रकार का पाखंड करता हूं। मानता सभी को हूं, अपने सभी गुरुओं, महापुरुषों, संतों को। तो सभी के प्रति मेरी श्रद्धा है, मैं मानता हूं। साथियों, अब मैं थोड़ी सी योजनाओं की बात करना चाहूंगा। कैसे इस जंजाल से हम निकले, कैसे हम संविधान के उद्देश्यों को प्राप्त करें। क्योंकि 75 साल बीत गए। अगर अभी भी हम सोते रह गए तो 100 साल भी पूरे हो जाएंगे। और एक दिन वो भी ऐसा आएगा जैसे आज की डेट में जो जिन्होंने रख लिया होगा तो रख लिया होगा, नहीं तो 1000 की नोट आंख में देखने के लिए नहीं रह गई हमारे पास, है क्या? 500 की पुरानी, 1000 पुरानी नोट रह गई क्या? नहीं रह गई।
उसी प्रकार से एक दिन ये भी नहीं रह जाएगा, केवल हम बातें करते रह जाएंगे कि बहुत अच्छा संविधान था, दुनिया का प्यारा संविधान था, बस यही चर्चा करते रह जाएंगे। तो बाबूजी, मैं चाहता हूं कि एक संयुक्त, जैसे हम उदय संस्था भारत, संविधान संरक्षक संघ, ऐसे तमाम जो संगठन हैं, ये तमाम जो लोग हैं जो सकारात्मक काम कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए, हम चिल्लाते रहते हैं हमें उन्होंने 6,743 जातियों में बांट दिया, हम मंचों पे खूब चीखते रहते हैं और अपनी तरफ कभी नहीं देखते कि हमने अपने आप को 10 लाख संगठनों में बांट लिया है। उन्होंने 6,743 जातियों में बांटा, भागों में बांटा, और हमने अपने आप को स्वयं 10 लाख भागों में बांट लिया है। अब किसको गाली दें, किसके ऊपर चिल्लाएंगे? जिसमें 4 लाख संगठन तो समथिंग सक्रिय हैं, और उसके बाद भी कोई सुप्रीम कोर्ट के जज को जूता दिखा के चला जाता है। उसके बाद भी हरियाणा में आईपीएस अधिकारी अपने आप को गोली मार लेता है। उसके बाद भी एक राधेश्याम पीट के केवल इसलिए मार दिया जाता है कि उसने एक सवर्ण के घर में काम करने से मना कर दिया था। और ये रायबरेली की घटना है। उसके बाद भी कोई व्यक्ति एक इंसान के सामने खड़ा होकर के मुंह पे पेशाब कर देता है, बताइए, जानवरों जैसी हरकत करता है। मेरे मूंछ रखने पर किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? भाई मुंह, ये बाल मेरे, मुंह मेरा, चेहरा मेरा, अच्छा लगे तो मेरा, बुरा लगे तो मेरा, आपको दिक्कत क्या है? मेरे मूंछ रखने पर किसी को समस्या है, मेरे अच्छे कपड़े पहनने पर किसी को समस्या है, मेरे पढ़ने लिखने पर किसी को समस्या है, मेरे नौकरी चाकरी करने पर किसी को समस्या है, मेरे सवाल करने पर किसी को समस्या है। और जिसको समस्या है वो कौन है? वही है असली मनुवादी। और मैं किसी जात की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। ब्राह्मणों में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, ठाकुरों में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बनियों में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, और SC ST OBC माइनॉरिटी में भी बहुत गलत लोग हैं। सभी जगह पे अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए जो मेरे काम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो संविधान के काम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। तो साथियों, मैं यहां पर किसी जात धर्म को टारगेट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा देश बहुजातीय देश है, बहुधर्मी देश है, और ये सदियों से है, सदियों तक रहेंगी। इनको मिटाना एक तरीके से नामुमकिन कह लीजिए। प्रयास तो बहुत चले, हजारों सालों से प्रयास चल रहे हैं, क्या अभी तक हम सफल हो पाए? नहीं सफल हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हम स्वयं जातियों को ढो रहे हैं, हम स्वयं भेदभाव को ढो रहे हैं। और जिस काम को आप स्वयं ढोते होंगे उसे आप खत्म कैसे कर लेंगे? अभी यहीं पर मिल जाएंगे, हम में से कई साथी मिल जाएंगे जिन्होंने धर्म दीक्षा तो ली होगी, लेकिन आज भी जातियों में बंधे होंगे, शादी विवाह भी जातियों में कर रहे होंगे, उनकी अपनी पहचान भी जातियों में होगी, और धर्म दीक्षा भी ले रखी है उन्होंने। तो साथियों, मैं आपको ले चलना चाहूंगा संविधान की ओर, ये तमाम बुराइयों से हट करके। देखिए, जो आपको इन तमाम चीजों से रोकना चाहता है वो आज भी इस देश में जिंदा है, आज भी, और आगे भी रहेगा। और वो आपसे सब कुछ छीन लेना चाहता है जो पिछले 75 सालों में आपने प्राप्त किया है, सब कुछ छीन लेना चाहता है। और जो हमारे लोग कंफर्ट जोन में चले गए हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ भी उन्हीं को होने वाली है, उन्हीं को सबसे ज्यादा होने वाली है। क्योंकि जो हाई क्लास में है वो उनके साथ मिल चुका है, जो चतुर्थ श्रेणी में है वो भी उनके साथ मिला हुआ है, लेकिन जो मिडिल क्लास में है वो फड़फड़ा रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत उसी को होने वाली है। तो इसलिए हमें, जो हमारे छोटे भाई हैं, हमें उनको अपने साथ कन्वे करके लाना होगा, उनके साथ बैठना होगा, उनके सुख दुख हमें जानने होंगे, उनके सुख दुख में खड़ा होना होगा। क्योंकि आप जान लीजिए, मैं गांव में रहता हूं, गांव से पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है हमेशा से। तो आज भी हमारे पास या हमारे लोगों के पास इतने संसाधन नहीं है कि अपने लोगों को काम दे सके। आज भी हमारे लोग उन्हीं के खेतों में काम करने जाते हैं, हमारे लोग उन्हीं की फैक्ट्रियों में काम करने जाते हैं, उन्हीं के स्कूलों में काम करने जाते हैं, क्योंकि ऐसे तमाम संसाधन आज तक हम खड़े नहीं कर पाए। ना हम यूनिवर्सिटियां बना पाए, ना हम फैक्ट्रियां लगा पाए,
ऐसे तमाम संसाधन, चाहे वो शिक्षा के इंस्टीट्यूट रहे हों, चाहे वो रोजगार के संसाधन रहे हों, हम खड़े नहीं कर पाए। आज भी उन्हीं के हैं और काम करने हमारे ही लोग जाते हैं। आज भी हमारे लोग उनके सामने, बताइए जो मेरा मजदूर होगा मेरे सामने नजर कभी उठा पाएगा क्या? वो मुझसे जब बात करेगा तो नजर झुका के बात करेगा, क्योंकि वो मेरा लेबर है, मेरा मजदूर है, नौकर है मेरा। तो हमारी जो चतुर्थ श्रेणी की जनसंख्या है वो उन्हीं के पास है, और फर्स्ट क्लास के जो लोग हैं वो भी उन्हीं के पास है। सेकेंड और थर्ड वाले ये बेचारे फड़फड़ा रहे हैं, हम आप सब इसमें हम सब आते हैं। हमें कैसे बचना चाहिए? अपने आप को भी बचाना है, समाज को भी बचाना है, देश को भी बचाना है, और संविधान को भी बचाना है, महापुरुषों के मिशन को भी बचाना है। तो मैंने एक अभियान बनाया था जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, राष्ट्रव्यापी संविधान जागरूकता अभियान। ये 4 शब्दों का अभियान है, राष्ट्रव्यापी संविधान जागरूकता अभियान। 4 शब्दों का ये अभियान है और 4 चरणों का ये अभियान है। 2047 तक का ये पूरा प्लान है हमारा। मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस योजना को आपके इस मंच के माध्यम से इस सभा में रख पाऊं और आपका समर्थन प्राप्त कर पाऊं, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। राष्ट्रव्यापी संविधान जागरूकता अभियान का पहला जो कार्य था, फर्स्ट टाइम में जो कार्य था, वो था देश में संविधान के नाम की हलचल को पैदा करना, जो हमने राष्ट्रव्यापी संविधान यात्रा 3 साल चला करके पूरा किया। मैं जब 2020 में खड़ा था, या हम सब खड़े थे, तो आप 2025 में हैं और 2020 के आप तुलना कीजिए। जो चर्चा संविधान की आज 2025 में हो रही है, क्या यही चर्चा, इसी प्रकार से चर्चा 2020 में भी होती थी? नहीं होती थी। बहुत कम लोग संविधान के विषय में जानते थे। बहुत कम मंचों पर चर्चाएं होती थी, सामाजिक मंचों पर। जो महापुरुषों के नाम से बने हुए संगठन हैं, जो गुरुओं के नाम से, हमारे संतों के नाम से बने हुए संगठन हैं, बहुजन समाज के संगठन, उन पे केवल इतनी चर्चा होती थी, संविधान बहुत बढ़िया है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। फिर चले जाते थे बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ और वहीं घूमते रहते थे। बाबा साहब को लंदन ले जाते थे, फिर गोल में वहां पूना पैक्ट ले जाते थे, फिर माता रमाई के पास चले जाते थे, वहीं घूम घाम करके अपना भाषण खत्म करके किनारे हो लेते थे। लेकिन अब आप देखिए किसी मंच पर धीरे धीरे संविधान की चर्चा अंदर होने लगी है, संविधान के अंदर तक होने लगी है। क्यों? क्योंकि देवकी सर, अजयपाल सर, आईपी सर, ऐसे तमाम लोगों ने इस देश में काम किया है संविधान पर, और मैं उन सभी को नमन करता हूं, सभी को धन्यवाद करता हूं जिनका संविधान के प्रचार प्रसार में एक पल भी खर्च हुआ है, एक सेकंड भी खर्च हुआ है, 10 पैसा खर्च हुआ है। मैं उन सभी को नमन करता हूं कि उनके अथक प्रयासों से आज पहली बार भारत में 2024 की लोकसभा जब चुनी गई, लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो संविधान के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया। ये कामयाबी मिली है संविधान को चाहने से। पहली बार देखा गया। वैसे तो ये छलिया, झूठ, ऐसे तमाम शब्दों से नवाजा जा सकता है, लेकिन एक पोस्ट जो संवैधानिक पोस्ट होती है प्रधानमंत्री की, वो एक सम्मानित पोस्ट है, उसे मैं उसकी गरिमा को कम नहीं करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने, हमने देखा कि 2024 का चुनाव जब हो गया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संविधान को सर पे लिया और संसद में एंट्री किया, सर पे लेकर के। ये संविधान की पावर है। पहले वो कहा करते थे कि 400 जिला को संविधान बदल देंगे, और जब भारत की जनता ने, हम जैसे, आप जैसे तमाम साथियों ने, जागरूक साथियों ने जैसे ही तुरंत इस बात को समझा, लोगों में ये जानकारी, ये जागरूकता फैलाना शुरू कर दिया। हमारे पास विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन था वो था, और एकाएक जब जनता का झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ हुआ, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार थे वहां कांग्रेस की तरफ, जहां सपा के उम्मीदवार थे वहां सपा की तरफ, जहां दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार थे वहां उनकी तरफ, जब जनता झुक गई और जीएसटी काट करके इनको 240 दे दिया। इन्होंने 400 मांगा था, जीएसटी काट के इनको 240 दे दिया, तब इनका दिमाग ठिकाने आया।
और तुरंत ले लिया संविधान को सर पे, जय संविधान करने लगे। हालांकि आस्था इनकी कतई नहीं है संविधान में। ये अनुयायी या संविधान को मानने वाले लोग हैं ही नहीं, क्योंकि अगर संविधान को मानने वाले लोग होते तो इस प्रकार देश में संविधान का उल्लंघन ना हो रहा होता। हर स्तर पर, चाहे वो विधायिका के स्तर पे हो, चाहे न्यायपालिका के स्तर पे हो, चाहे कार्यपालिका के स्तर पे हो, जिसको जब मौका मिल रहा है वो संविधान को आहा कर रहा है, जहां मौका मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि सरकारें अच्छा काम नहीं करती। हर सरकारों ने अपने अपने समय पर अच्छे भी काम किए हैं, गलत भी काम किए हैं। वैसे ही आज की हमारी जो वर्तमान सरकार है, जो पिछले 10-11 सालों से चल रही है, इसने अच्छे भी काम किए हैं और गलत कामों की तो फिर इन्होंने माला ही बना दी। और नाम के लिए, चूंकि जब जनता ने आपको चुना है, लोकतंत्र है इस देश में अभी भी जिंदा, संविधान अभी भी जिंदा है इस देश में, इसलिए आप चाहो तब भी, न चाहो तब भी आपको काम तो करना पड़ेगा। चाहोगे तब भी करना पड़ेगा, नहीं चाहोगे तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है ये। तो साथियों, मैं बात कर रहा था अभियान की। राष्ट्रव्यापी संविधान जागरूकता अभियान ने पहला चरण पूरा किया 3 सालों में, और इस देश में संविधान की हलचल को पैदा किया, उथल पुथल पैदा की। आज हर गली कूचे में संविधान की चर्चा हो रही है, हर आदमी संविधान को जान रहा है। तो 26 नवंबर 2024 को हमारा पहला जो चरण था वो पूरा हो गया। हमने दिल्ली में समापन किया इस यात्रा का, 11 स्टेटों का भ्रमण करने के बाद। फिर दूसरा हमारा चरण स्टार्ट हुआ। दूसरा चरण है हमारा संविधान पढ़ो और पढ़ाओ। बेटा साइड हटो कि पीछे वालों को भी देखने दो। संविधान पढ़ो और पढ़ाओ। हलचल तो पैदा हो गई, ठीक बात है, संविधान से देश चल रहा है, सब कुछ संविधान से है, ठीक बात है। लेकिन हम ये कैसे जाने कि शिक्षा हमको कैसी और किस स्तर की मिलनी चाहिए, रोजगार हमको कैसा और किस स्तर का मिलना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी और किस स्तर की होनी चाहिए, भेदभाव हमें कैसे खत्म करना है, दूसरों की भावनाओं का सम्मान हमें कैसे करना है, हम ये कैसे जानेंगे? तो साहब, ये जानने के लिए हमें संविधान के पास जाना पड़ेगा, संविधान को पढ़ना पड़ेगा, और केवल एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा। संविधान को आत्मसात करना पड़ेगा, आत्मार्पित करना पड़ेगा, संविधान को अपनी सांसों में समाहित करना पड़ेगा। तब जाकर के हमें पता चल पाएगा कि संविधान वास्तव में चाहता क्या है। और आप यकीन जान लीजिए, जिस दिन संविधान का राज इस देश में स्थापित हुआ, अभी संविधान लागू है, संपूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा और किसी भी स्तर पर नहीं किया जा रहा। केवल इसमें दोषी विधायिका को हम कहें तो केवल दोषी वही नहीं है, केवल दोषी कार्यपालिका के लोग ही नहीं है, केवल दोषी न्यायपालिका के लोग नहीं हैं, दोषी हम हैं। मुझे अपने आप को सबसे पहले दोषी मानना पड़ेगा। अभी मैंने कहा था कि इंसानों की यह फितरत है कि वो दूसरों में कमी ढूंढता है। हम हमेशा दूसरों में कमी ढूंढते रहते हैं। अरे भाई, त्यागी ने तो अंगूठी पहन रखी है, त्यागी तो ये गमछा लेते हैं, नीला गमछा क्यों नहीं लिया, त्यागी तो कड़ा पहनते हैं, त्यागी लुंगी पहनते हैं, सब दूसरों की कमियों को ढूंढने में लगे पड़े हैं। अरे भाई, हम अपनी भी कमी को देख लें एक बार। अगर हम अपनी कमी को ढूंढ लेंगे तो हमें दूसरे की कमी को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो साथियों, संविधान को अगर समझना है तो संविधान के पास जाना पड़ेगा। देश में यदि संविधान का राज स्थापित करना है तो संविधान को अपनी सांसों में समाना पड़ेगा, संविधान को जीना पड़ेगा, बगैर किसी से झगड़ा करे। बाबा साहब ने, याद हो तो आप बताइए, किसी को याद हो कि बाबा साहब ने किसी एक व्यक्ति को गाली दी हो, बाबा साहब ने किसी एक व्यक्ति को थप्पड़ मारा हो, उसके बाद भी करोड़ों लोगों को आजाद करा दिया? कैसे? करोड़ों लोगों को एक सम्मानजनक जीवन दे दिया बाबा साहब ने, कैसे? आज आप देखिएगा, हम सब देखते ही हैं 14 अप्रैल जब आती है या 6 दिसंबर जब आती है, ऐसा लगता है कि बाबा साहब से ज्यादा तो इस देश में किसी के अनुयायी है ही नहीं।
हर गली कूचे में जय 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 भीम, नीला गमछा सर पे और गले में, और कहीं रैलियां निकल रही, कहीं भंडारे चल रहे, कहीं मंच लगे हुए हैं, कहीं क्या, सारी आस्था, सारी भक्ति बस सुबह से लेकर शाम तक है 14 अप्रैल की। 15 अप्रैल को पूछो तो टाइम यही लोग, केवल यही लोग जो सो रहे हैं, बात छोड़ दीजिए उनकी, केवल इतने ही जितने 14 अप्रैल को रोड पे आते हैं, अपने अपने घरों में या परिवार के साथ बाबा साहब का जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाते हैं, केवल यही लोग अगर संविधान के पक्ष में खड़े हो जाए तो किसी की हैसियत नहीं है कि संविधान के विरोध में छींक दे। बात करनी तो बड़ी दूर की बात हो गई। अब बताइए, हम सब के होने के बाद भी कोई एक अनपढ़ बाबा जो गेरुए कपड़े पहन लेता है, पता नहीं कैसे कैसे दाढ़ी बाल बढ़ा लेता है, अभूत भभूत लगा के, और उसे इलेक्टेड कुछ नहीं पता संविधान के बारे में, 4 आर्टिकलों के बारे में नहीं जानकारी है, और वो कहता है संविधान बदल देना चाहिए। उसकी इतनी हैसियत है कि वो खुल के कहता है, उसको ये हिम्मत कहां से मिल रही? वो जानता है कि मैं कुछ भी कह जाऊं मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे आका बैठे ऊपर मुझे बचाने वाले। वो जानता है, इसलिए वो कुछ भी कह के चला जाता है। मैं एक सवाल पूछता हूं, किसी के पास जवाब हो तो बताइएगा। आज हम किसी चीज का रोना नहीं रो सकते। 75 सालों में हमें जो प्राप्त हुआ है, हमें शिक्षा भी प्राप्त हो गई, ठीक है, अपवाद है अभी भी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम शिक्षित नहीं हो गए। हम ये नहीं कह सकते कि हम, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, हर जगह हम पहुंच गए हैं। अब राष्ट्रपति से भी बड़ा पद होता है क्या संविधान में? तो हमने नहीं देखा। राष्ट्रपति बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, ढेरों एमएलए, ढेरों एमपी, ढेरों डीएम, ढेरों एसपी, न्यायपालिका में जज। इतनी ताकत होने के बाद भी आज भी हम बचाव की मुद्रा में हैं। आज भी, जबकि बाबा साहब हम जोर जोर से चिल्लाते, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, खाक करेंगे पूरा, जब हम जानते ही नहीं कि बाबा का मिशन था क्या। पहले मिशन को तो जान ले कि बाबा का मिशन था क्या। बाबा ने अपने जीवन में अपने पूरे काम कर दिए थे, कोई मिशन उन्होंने अधूरा नहीं छोड़ा था। अपने आखिरी दिन तक, आखिरी पल तक जो आखिरी काम था धर्मेश बुद्धा, उन्होंने उसको भी पूरा कर दिया। बाबा ने आप लोगों का जो काम था, हम लोगों का जो काम था, उसको उन्होंने छोड़ा था, उसको भी हम उन्हीं पे डाल देते, बाबा तेरा मिशन अधूरा। अरे उनका मिशन थोड़ी अधूरा, मिशन हमारा अधूरा है। बाबा ने ये कहा था, आपको जो भी बनना है अपने दीवार पर लिख दो। बात है ना, याद है नहीं? उन्होंने कहा था कि नहीं, शासक बनना है आपको। आज अगर हम चाहते ना, इस देश का बहुजन चाहता ना, तो राष्ट्रपति भी आपका होता, पूरी पार्लियामेंट पे कब्जा आपका होता, न्यायपालिका पे कब्जा आपका होता, कार्यपालिका में कब्जा आपका होता, जैसे चाहते वैसे देश चलाते। लेकिन आज भी वही लोग जो हजारों सालों से जिन्होंने देश पे कब्जा कर रखा था, आज भी उन्हीं का कब्जा है देश में। आज भी वही लोग शासक बने बैठे हैं, और किसी न किसी तरीके से हमारे लोग फंसी जाते हैं। तो ये जो 4 चरणों का अभियान है साहब, ये अभियान आपको सत्ता में ले जाने वाला है। 2047 की जो सरकार बनने वाली है, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं आपको सत्ता तक पहुंचा सकता हूं। ये पूरी योजना है, और सभी का मानना था, हमारे महापुरुषों का भी मानना था, माननीय काशीराम साहब का मानना था कि अगर आपको अपने हक अधिकार सुनिश्चित करने हैं, वैसे के वैसे प्राप्त करने हैं जैसा संविधान चाहता है, तो आपको सत्ता पर कब्जा करना पड़ेगा। और हम लोगों ने देखा कि जब हमारी सत्ता आई तो बहुत सारी चीजें प्राप्त भी हुई। किसी की हैसियत नहीं थी कि आप दिखा दे, रे कह दे, तू कह दे, किसी की हैसियत नहीं होती थी। वो जी करके बात करने लगे थे, साफ करके बात करने लगे थे, और जैसे ही सत्ता चली गई वैसे ही फिर पलट गया सब कुछ। तो इसलिए यहां पर कोई हमारा कंफ्यूजन नहीं है कि सामाजिक बदलाव सामाजिक परिवर्तन से आएंगे,
और राजनीतिक बदलाव सत्ता परिवर्तन से आएंगे। तो इसलिए हमें पहले सामाजिक परिवर्तन करना होगा, जो हमारे महापुरुषों ने करा भी है, बहुत हद तक करा है, लेकिन जब तक वो रहे तब तक उन्होंने किया। जब उन्होंने अपने बच्चों की जिम्मेदारी पर छोड़ दिया तो बच्चों ने उनकी बात को उनकी बात को माना ही नहीं, उनके रास्ते को छोड़ दिया। आज हमारी इसीलिए ये हालत है। अगर हमने उनके रास्ते को ना छोड़ा होता तो आज बहन जी प्रधानमंत्री होती, इस बात की गारंटी है। हमारे लोग कब्जा काबिज होते वहां पे, लेकिन क्या हैसियत है हमारी राजनीति। हम टुकड़ों में बटे पड़े हैं, हर किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, कोई किसी के साथ नहीं काम करना चाहता। तो साहब, मैंने जो ये राष्ट्रव्यापी संविधान जागरूकता अभियान का अभियान तैयार किया है, इसकी जो योजना तैयार की है वो सत्ता तक ले जाने की योजना है। पहला चरण हमारा पूरा हो गया, दूसरा चरण स्टार्ट हो गया। ये सामने जो बुकलेट लगी है राष्ट्र संविधान ज्ञान प्रतियोगिता की, ये यहां से शुरुआत हमने करी है। संविधान पढ़ो और पढ़ाओ। अब काम ये करना है हमको, संविधान पढ़ना है और पढ़ाना है, अहंकार को पीछे छोड़ के। हमारे यहाँ ये भी बड़ी कमी है कि हम थोड़ा बहुत अगर जान गए संविधान को तो फिर हमें लगता है कि अब हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हम केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि चलो भाई देवकी सर का हाथ पकड़ा है, एपी सर का हाथ पकड़े, चले साथ में चले। हम अभी एक थे, हम 3 हो गए। पैसा का अलग अलग मंच है हमारे, तो क्या हुआ? उद्देश्य तो एक ही है, रास्ता तो एक ही है, तो चलो साथ चलते हैं, कॉमन प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, अब ये 5 सालों का प्रोग्राम है। ये जो दूसरा चरण है ये 5 सालों के लिए, पहला 3 साल का था, दूसरा 5 साल का है। इसमें हमें भारत के जन जन तक जन जन को संविधान के साथ जोड़ देना। उसकी शुरुआत हमने बच्चों से की है, क्योंकि आगे चल करके जो बच्चा अभी 16 साल का है, 13 साल का है, 15 साल का है, 18 साल का है, आगे चल करके वही देश का मतदाता भी बनेगा और भारत का भविष्य भी बनेगा। तो इसलिए हमें उस पीढ़ी को संभालना है। ये जो पीढ़ी 60 साल वाली, 70 साल वाली है, ये तो सब जो करना था इन्होंने अपने जीवन में कर दिया, उन्होंने हमको दे दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपनी पीढ़ी को क्या देना है। तो हमें अपनी पीढ़ी को संविधान देना है, संविधान की उद्देश्यों के साथ जोड़ना है, संविधान के आदर्शों के साथ जोड़ना है और उनको भविष्य के लिए तैयार करना है। क्यों तैयार करना है? क्योंकि भारत में एक युद्ध होने वाला है। शायद अभी ये बात मेरी आपको नागवारा बुझाई। भारत में एक युद्ध होने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है दोनों तरफ से। गृह युद्ध होगा, गृह युद्ध, बहुत भीषण युद्ध होगा ये, बहुत भीषण। इससे ज्यादा इतिहास में, अभी तक इतिहास में इससे ज्यादा लाशें नहीं गिरी होंगी जितनी इस युद्ध में गिरेगी। यकीन करें। क्यों? क्योंकि 2 विचारधाराएं लड़ रही हैं। यहां इंसान नहीं लड़ रहे, विचारधाराएं लड़ रही हैं। और जब विचारधाराओं का टकराव होता है ना साहब, बहुत भीषण टकराव होता है। एक विचारधारा है मनुवादी और दूसरी विचारधारा अम्बेडकरवादी। मनुवादी विचारधारा निकलती है, पूरी होती है मनुस्मृति के आधार पे, और अम्बेडकरवादी विचारधारा, हटो बीच में तुम खड़े हो जाते बार बार में। मनु और अम्बेडकरवादी विचारधारा पूरी होती है संविधान से। तो 2 विचारधाराएं हैं और ये दोनों कानून हैं इस देश के। एक पूर्व का कानून है और एक वर्तमान का कानून है। इन दोनों कानूनों के बीच, दोनों विचारधाराओं के बीच भीषण टकराव हो रहा है। आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और ये धीरे धीरे ये चीजें गर्माती चली जा रही, गंभीर होती चली जा रही। और एक समय वो आएगा, हमारे आपके जीवन में ही आएगा सर। और इसमें हमको इस रण में उतरना पड़ेगा, हम सबको जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो मैं तो तैयारी में लग गया हूं। मुझे पता है, मैं कोई खतरा है, मैं आंख बंद करके, मैं बिल्ली की तरह, मैं ऐसा ये नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूं कि आंख बंद कर लूंगा मुझे लगा कि खतरा टल गया। नहीं, जो खतरा 100 साल पहले शुरू हुआ था, इसकी नींव 100 साल पहले रखी गई थी। मुख्य उद्देश्य थे 2, हिंदू राष्ट्र बनाना और राम मंदिर बनाना। राम मंदिर उन्होंने बना लिया है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और ये मैं इस बात को मानता हूं कि जो कार्य किसी ने शुरू किया हो, ये कार्य किसी ने शुरू किया हो, जो जिनकी 3-3 पीढ़ी लग गई हो, 100 साल कम नहीं होते,
जिस मिशन को पूरा करने में, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने में उन्होंने 100 साल लगा दिए, आज वो अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं, बहुत करीब। बस आखिरी चरण है, आखिरी चरण। आपको अच्छी किस्मत चाहिए, बार बार उनको अच्छी किस्मत चाहिए, केवल एक बार, केवल एक बार सब कुछ बदल जाएगा। आपको बार बार अच्छी किस्मत चाहिए। इधर से उधर से बार आ रहा है, हम बचाव कर रहे हैं, हमको 100, दूसरे 100 वार करे तो हमको 100 बार बचना पड़ेगा। उसको केवल एक बार उसका निशाना लगना चाहिए, उसको अच्छी किस्मत चाहिए, केवल एक बार। तो साहब ये युद्ध होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उसकी तैयारी में लग गया हूं। मैं चाहता हूं कि अगर आप गंभीर हैं इस विषय पर तो आप भी तैयारी में लग जाएं, और हम सब साथ में तैयारी करें, अलग अलग नहीं, साथ में तैयारी करें, एक दूसरे से सलाह मशवरा करके तैयारी करें। और मेरा अपना मानना है, ये युद्ध की नीति है जो मैंने अतीत से सीखा है। कुछ चीजें जो काम, मैंने कहा ना कि जो काम की चीजें होती है मैं वही लेता हूं केवल अतीत से, बस। तो मैंने जो अतीत से लिया, 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं किसी भी युद्ध को जीतने के लिए। अगर युद्ध जीतने के लिए लड़ा जा रहा है तो 3 चीजों से परिपूर्ण होना अति आवश्यक है। पहला, बौद्धिक स्तर, जिससे रणनीति बनती है। दूसरा, शारीरिक स्तर। तीसरा, आर्थिक स्तर। शरीर बलिष्ठ होगा तभी वो हथियार उठा पाएगा, बुद्धि तेज होगी तभी रणनीति बन पाएगी। तो ये 3 चीजें जिसके पास मजबूत हैं वही युद्ध जीतेगा। बौद्धिक स्तर, शारीरिक स्तर और आर्थिक स्तर। और हम तीनों स्तरों में कमजोर हैं, फिलहाल तो है। सच्चाई से आंख मूंदने से सच्चाई नहीं छुप जाएगी। हम बौद्धिक स्तर पे भी पीछे हैं, शारीरिक स्तर भी हमारा कमजोर है, और आर्थिक स्तर तो कमजोर है ही। इसको हम पूरा कैसे करें? ये 3 सूत्र हैं युद्ध जीतने के, और हमें इन्हीं तीनों पे फोकस करना है पूरा। और इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। तो हमें शुरुआत करनी होगी संविधान से, जो हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अब हम बच्चों को तैयार करेंगे संविधान के लिए। उनको एक एक बात सिखाएंगे, एक बात समझाएंगे प्रतियोगिता के माध्यम से। और इस प्रतियोगिता को हमें जन जन तक पहुंचाना है, हर बच्चे को जोड़ना है इसके साथ। अभी हम लोग और तैयारी कर रहे हैं। एक हम लोग कार्यक्रम बना रहे हैं, कौन बनेगा संविधानवादी, कौन बनेगा करोड़पति के पैटर्न पर, कौन बनेगा संविधानवादी, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो पूरी तरह से हम लोग संविधान के विषय पर अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, करेंगे। और इसी के साथ साथ में हमें उनके शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाना है, और आर्थिक क्षमता पर, आर्थिक स्तर पर हमें काम करना है। हमें रोजगार लगाने, नौकरियों के भरोसे ना रहें, हम मजदूरी के भरोसे ना रहें। अपने लोगों को हमें रोजगार की तरफ ले जाना होगा। ठीक है, छोटे से शुरुआत करें, हम छोटे से बड़े बनेंगे, लेकिन रोजगार हमें जरूरी है। अब हम देखते हैं साथियों की कि साथी पहले कहते हैं कि हमें अपने आप को स्ट्रगल करना, अपने आप को हमें स्टेब्लिश करना है, मजबूत करना है। जब हम मजबूत हो जाएंगे तब हम समाज के लिए काम करेंगे, ऐसा हमारे साथियों का मानना है। पहले हम अपने आप को मजबूत करेंगे। भाई साहब ये झूठ बोल रहे हैं, सबसे बड़े झूठे हैं ये जो कहते हैं कि हमें सबसे पहले हम अपने आप को मजबूत करेंगे फिर समाज के लिए कार्य करेंगे। मेरा मानना है कि जिस दिन ये मजबूत हो जाएगा उस दिन ये कंफर्ट जोन में चला जाएगा, फिर ये भूल जाएगा समाज को। और जब 60 साल का हो जाएगा तब इसको समाज की याद आएगी, जब ये किसी काम पे नहीं रह जाएगा तब समाज की याद आएगी। अब इसको कोई पूछ नहीं रहा तो चलो भाई ये टाइम वेट तो ये सफारी फूटना है, किसको दिखाएं? भाव जी अगर मैं गलत कह रहा हूं तो क्षमा करिए, सच कड़वा होता है। जब काम करने का समय था तब हम बहाने ढूंढ रहे थे, और हम किसी लायक नहीं बचे हैं तो हम कहते हैं कि हम बला उखाड़ देंगे। बच्चों को हम लोग युवकों को समझ नहीं देते। मंचों पर भी देखिए जो बूढ़े बाड़े होते हैं, चूंकि हमारा दायित्व बनता है कि हम आपको सम्मान दें। हमने आपको मंच दिया, सम्मान दिया, आपका लगा कुछ नहीं, मेहनत करी, महीनों मेहनत करी हमने, मंच सजाया हमने, पैसे लगाए हमने, आपने 200-500 रुपए दे दिए, उसके नाते आप आकर के, मजबूरी हमारी, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, तो हमारी मजबूरी है आपको मंच देना, आपको सम्मान देना। और उसी में जब आप माइक पे खड़े होते हैं तो पूरे जीवन की खीस आप निकालते हैं वहां पे मंच पे।
मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मेरे जमाने में ये होता था, वो होता था, सब वही बखान करते हैं। हमें भविष्य में क्या करना है वो हमें कुछ नहीं बताते। आप भविष्य की योजना कोई नहीं होती आपके पास, सब अतीत में ले जाकर के घुमाते हैं हमको, क्या करें हम उसका। तो बाबूजी हमारा ये मानना है कि आप लोग अलग अलग संगठन ना बना करके हम युवकों को, नव युवकों को आप मजबूत करें, आप हमें आशीर्वाद दें। हम आपके मार्गदर्शन को मानने को तैयार हैं, हम आपके मार्गदर्शन के बगैर कुछ नहीं करेंगे। लेकिन लड़ने तो फिर हम जाएंगे ना, आप थोड़ी जाओगे। रण में कौन जाएगा? आप जाओगे, हम जाएंगे मोर्चा बांध के, तीर धनुष लेकर के, जो भी हमारे पास हथियार है। ये अमित जाएंगे, अशोक जाएंगे, लोकेश जाएंगे, ये सारे साथी, नवयुवक साथी जाएंगे। आप तो पीछे खड़े हो करके केवल हमें हौसला दो, बड़ो बच्चों हम तुम्हारे साथ हैं। ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को आगे बढ़ाइए, नौजवानों को मंच दीजिए, उनको अवसर दीजिए। तो बाबूजी आइए हम सब मिलकर के इस विषम परिस्थिति से लड़ने की तैयारी करें, और न कि लड़ने की बल्कि जीतने की योजना बनाएं। लड़ना और जीतना दो बातें हैं, हम जीतने की योजना तैयार करें। और पूरी योजना है, अभी दूसरे चरण में हम चलेंगे। दूसरे चरण में हमें सबको संविधान पढ़ाना है, और जब तीसरा, ये 5 साल का है, और जब तीसरा आएगा तब मैं, अभी 2 चरणों की मैं जानकारी नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी। ठीक है, तो जो चल रहा है अभी इस पे काम करें, और तीसरे चरण में तीसरा काम होगा, चौथे चरण में फिर आखिरी काम होगा, और उसके बाद इस देश में संविधान का राज स्थापित होगा। हाँ, मेरा अपना मानना है कि हम जैसे लोग मार दिए जाएंगे, क्योंकि मैं मरने के लिए ही पैदा हुआ हूं। अगर कोई जीवित रहने के लिए पैदा हुआ वो अलग बात है। मैं तो मरने के लिए पैदा हुआ हूं, कल को मरना है, आज मर जाऊं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो कई बार कहा, और मैं केवल ऐसे ही नहीं कि कुछ कहता दो कि सर अगर मैं कर नहीं सकता तो फिर कह नहीं सकता। जी सर, मर करके कभी किसी ने युद्ध नहीं जीता, मरने की बात जी नहीं क्यों नहीं बात करना, मर करके किसी ने युद्ध नहीं। ओहो, युद्ध तो मार के। तो एक बात समझ लीजिए साहब, युद्ध वो व्यक्ति युद्ध कर भी नहीं सकता जिसको मरने की चिंता होगी। ये भी जानना चाहिए, जिसको मरने की चिंता होगी वो रण क्षेत्र में नहीं जाएगा। वो आईपीएस भी ऐसे कहाँ आप गया? क्या करते? हाँ, कुछ नहीं, मर करके क्या नहीं? 2-4 को मार देता, 14-15 लोग जो सता रहे थे उनको मार देता, फिर मर जाता। बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ। चलिए साहब चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो साहब देखिए, ऐसा है कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि कोई हमारा भी बुरा ना चाहे। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि देश सबका है। हम सब देश में संविधान का जो उद्देश्य है, महापुरुषों का उद्देश्य है, देश एक है, इसको एक बना के रखें, अखंड बना के रखें, देश में भाईचारा बना के रखें। जो हमारी जो जातियां हैं वो व्यक्तिगत का मसला है, हमारे धार्मिक जो कार्य है वो व्यक्तिगत के मसले हैं, लेकिन जो हमारा संविधान है वो सार्वजनिक मसला है, पूरे देश का मसला है। तो इसलिए हम संविधान का पालन करें। तो मैं साथियों, मैं यही चाहता हूं, और मैंने अपने, जैसे देवकी सर ने भी बताया, जानकारी दी, और मैंने कहा भी है, कई मंचों पर ये बात कही है, और मैं अगर कभी मुझे इस बात का अवसर मिला तो मैं इसको करके भी दिखाऊंगा। मैंने कहा है कि मिशन को चलाने में यदि मुझे कहीं आवश्यकता पड़ी तो मैं अपने शरीर का वो अंग जरूर नष्ट कर दूंगा, बेच दूंगा, जिससे मैं जिंदा रह सकता हूं। उसके न रहने से भी मैं जिंदा रह सकता हूं। जैसे एक आंख हो गई, एक किडनी हो गई, एक हाथ हो गया, या और भी कोई पार्ट हो सकते हैं, जिससे मैं जिंदा रहूंगा, अपना काम करता रहूंगा। अगर मिशन को मेरे एक खून के कतरे की जरूरत पड़ती है, मैं दूंगा, क्योंकि मैंने किसी और से नहीं, अपने आप से संकल्प लिया है, अपने आप से, कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं संविधान के लिए काम करता रहूंगा, देश के लिए काम करता रहूंगा। और साहब मेरे पास है कुछ नहीं, सिर्फ काम के अलावा, कर्मों के अलावा। जो साथी मेरे घर गए जानते हैं, मैं बहुत ही निम्न परिवार से आता हूं, बहुत ही निम्न परिवार से, सीमित संसाधनों में रहता हूं, लेकिन कभी भी मैं किसी से शिकायत नहीं दर्ज कराता कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। जो है मैं खुश, खाने में अगर नमक रोटी है तो खुश, पेट तो भरेगा मेरा, चाहे मैं पनीर खा लूं या नमक रोटी खा लूं। तो साहब, ये जो पल हम लोगों को मिला है उदय संस्था भारत के संयोजन से, इस पल को हम बहुत
बेहतर तरीके से इसका लाभ उठाएं और यहां से हम कुछ बेहतर लेके चलें, एक योजना लेके चलें, एक उद्देश्य लेके चलें और बिखर जाए पूरे देश में जहां जहां हैं और एक संकल्प लें अपने आप से, किसी से दूसरे से नहीं, अपने आप से संकल्प लें कि अब बची हुई जिंदगी संविधान के लिए जिएंगे, इस समाज के लिए जिएंगे, देश के लिए जिएंगे। और जैसे आप बांध लो, किसी के भरोसे नहीं, थोड़े सत्तू बांधो, थोड़ा घर में नमक बटवाओ। खैर वैसे तो हालात अब आप सबके नहीं रहे, आप सब ज्यादा से ज्यादा तो रिटायरमेंट की पेंशन ले रहे हैं, कोई 40,000, 50,000, 30,000, सब मस्त हैं अपनी अपनी जगह। तो खुद का जीवन तो यापन अच्छे से कर ही सकते हैं। आप एक साथी और कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, एक साथी और लीजिए और 1-2 जोड़ी कपड़े, 3 जोड़ी डालिए और निकलिए, परिवार को छोड़िए। अब बहुत जी चुके परिवार के लिए, बच्चों को ये करना है, बच्चों को वो करना है, बच्चों को सेटल करना है, बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, ये सब कुछ कर दिया आपने, पूरा हो गया आपका काम। अब चलिए समाज में निकलिए और 2-3 जोड़ी कपड़े डाल के चलिए संविधान की किताब लेते हैं और जो एक पंपलेट बनवाते हैं सामूहिक तौर पर। जो किसी आप भी रिटायर होने वाले हैं और आपका मैं समय पूरा लेने वाला हूं, ये आप जान लीजिए। और निकले हम लोग अपने अपने घरों से, भ्रमण करें इस देश में, भ्रमण करें और लोगों को जागरूक करें संविधान के लिए, जोड़े सबको संविधान के साथ। और जो हम लोगों की लाइव संविधान पाठशालाएं चलती हैं उनमें हम लोग समय दें, 2 घंटे 1 घंटे जो भी दे सकते हैं। और दिन में हम लोग बच्चों को, नौजवानों को, महिलाओं को, सबको प्रेरित करें। कहीं 10 लोग मिल जाए, 5 लोग मिल जाए, 2 लोग मिल जाए, उनको 1 घंटे आधे घंटे हम लोग प्रेरित करें, उनको संविधान की कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएं। अच्छा, हम बातें संविधान की तभी बता पाएंगे जब स्वयं अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा बहुत जान करके काम नहीं चलेगा, क्योंकि सवाल कहीं से भी आ सकता है। आपको जो नीचा दिखाना चाहता है वो ऐसी ऐसी चीजें आपसे पूछेगा जो उसको पता होगा कि यहां तक आप नहीं पहुंचे होंगे, वो चीजें आपसे पूछेगा, क्योंकि उसे आपको इंसल्ट करना है, यही होता है। तो हमें सबसे पहले संविधान को अध्ययन करना पड़ेगा, संविधान का अध्ययन अपना बढ़ाएं, उसके बाद हम लोग निकले घरों से। जो भी रिटायरमेंट के हमारे वो साथी, नौजवान साथी हैं, मैं आपको नौजवान ही मानता हूं। नहीं, आपको दिखाने की जरूरत नहीं, हम स्वयं स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप हमारे सपोर्ट में खड़े हैं। और मैं अपनी त्रुटि के लिए अगर मैंने कोई गलती करी है तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप हमें आशीर्वाद दें और हमारा हौसला बढ़ाएं और आप आगे चलें, अगर हम आपके पीछे चलने को तैयार हैं। जी बिल्कुल। तो हम यहां से शुरुआत करें, आईपी जी, हम यहां से शुरुआत करें और एक सामूहिक कार्यक्रम जो कि सर हम लोग बनाए, देखिए अलग अलग नहीं, सामूहिक कार्यक्रम बनाए। और जैसे हमारे नागर साहब आए थे, तो ऐसे साथियों को और जुटाया जाए और एक सामूहिक कार्यक्रम बना करके राष्ट्र स्तर पे, अभी हम क्षेत्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं, राष्ट्र स्तर पे इसको चलाया जाए और व्यापक तरीके से चला जाए। और आप लोग अपनी अपनी पेंशनों से काट करके एक सामूहिक खाता भी खोला जाए, है ना। देखिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, भाई हम लोग कहां से पैसे लाएंगे? मैं नौकरी करता नहीं हूं, व्यापार करता नहीं हूं, मेरे पास कुछ है नहीं, जो कुछ है मैंने लुटा दिया, कहां से लाऊंगा? अब बताइए, संविधान ज्ञान प्रतियोगिता में 4 लाख रुपए का खर्चा है अभी, मैं कहां से लाऊंगा? तो मैं उसके लिए भी चाहता हूं कि भाई आप सब लोग हमारा सहयोग कीजिएगा। और मैं उसके लिए आप सबको 26 नवंबर का न्योता भी देना चाहता हूं। आप सब 26 नवंबर को संविधान ज्ञान प्रतियोगिता का हम परिणाम घोषित करेंगे, बच्चों को पुरस्कृत करेंगे और आप सब आइए, बच्चों के साथ घुलने मिलने में बड़ा अच्छा लगेगा। और आप सब आइए, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। और जो भी हमसे बन पड़ेगा, हम आपके स्वागत में खड़े रहेंगे, हमारे साथी खड़े रहेंगे। और आप सब आ चुके हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो आप सब आइए 26 नवंबर को लखनऊ। और संविधान ज्ञान प्रतियोगिता का जो पहला हमने प्रयास किया है, छोटा सा प्रयास किया है, तो लगभग 550 बच्चों को हम लोग इसमें शामिल कराने में सफल हो पाए हैं, जबकि उन लोगों ने हमें बहुत रोका, बड़े प्रयास किए। मैं आपको बताऊं कि मैं पहली बात तो जो सवर्णों के विद्यालय थे, जहां पे सवर्णों का प्रभुत्व था जिन विद्यालयों में, उन्होंने पहली बार में हमें नकार दिया, अरे बच्चे कहाँ शामिल होंगे, इतनी फीस कहाँ देंगे, वो 25 रुपए फीस तो दे नहीं पाते, 50 रुपए तो दे नहीं पाते, 500 रुपए की फीस कहाँ से देंगे, 300 रुपए की फीस कहाँ से देंगे। वो पहली बार में तो ऐसे नकार देते थे। और जब हम उनसे खूब प्रयास करते थे, तब वो जाकर के हमें एंट्री देते थे, हमें परमिशन देते थे। फिर हम 1 घंटा गला फाड़ते थे बच्चों के बीच में, बच्चों को हम प्रभावित करते थे, बच्चे तैयार भी हो जाते थे। हमें उस समय लगता था कि बहुत बच्चे फार्म भरने वाले हैं, सब उत्साहित हैं।
उसके बाद जब हम चले जाते थे तो वो लोग फिर उनको नकारात्मक कर देते थे, निगेटिव कर देते थे। तो इस तरीके से हमने सैकड़ों स्कूलों का विजिट किया। उसमें हमने 550 लगभग 550 बच्चों को एंट्री कराने में हम सफल हो पाए। उनको हमने तैयार भी कराया है स्वयं। यहाँ आना होता तो हम लोग 1 महीने उनको तैयार कराना था हमको, लेकिन फिर यहाँ के चक्कर में फिर अपनी क्लास हमें जल्दी जल्दी चलानी पड़ी। 10 दिन बाद 13 दिनों में हमने 300 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, बच्चों की पूरी तैयारी करा दी और अब बच्चे अपना रिवीजन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है। आइए हम सब लोग इसमें अपना योगदान करें और जो भी आर्थिक सहयोग हो सकता है आर्थिक सहयोग करें, शारीरिक सहयोग करें, बौद्धिक सहयोग करें और हम मिल करके इस मिशन को कामयाब बनाएं। क्योंकि इन तीन बातें हमने ये जो बताई है, इनके बगैर फिर युद्ध नहीं जीता जाएगा। इसमें कोई भी कमजोर होगा तो हम युद्ध हारेंगे, ये निश्चित है। तो हमें इन तीनों चीजों को तैयार करना होगा। बौद्धिक स्तर हम संविधान से शुरुआत करें और वहीं हम धीरे धीरे इस प्रतियोगिता में महापुरुषों को भी जोड़ते जाएंगे। अभी तो हमने केवल संविधान के टॉपिक को लिया है, धीरे धीरे प्रश्नों के माध्यम से महापुरुषों को भी जोड़ते जाएंगे और चीजों को जोड़ते जाएंगे, बच्चों को अवेयर करते जाएंगे। तो साथियों, हमें बच्चों को और सभी स्तर पे तैयारी करना जरूरी है और मैंने अपनी ओर से जो बताना था वो बता दिया। तो मैं अंत में यही चाहूंगा कि आओ अपने संविधान को अध्ययन कर अपनाएं हम। आओ अपने संविधान को अध्ययन कर अपनाएं हम, संविधान का पालन कर अपने कर्तव्य निभाएं हम। आओ अपने संविधान को अध्ययन कर अपनाएं हम, संविधान का पालन कर अपने कर्तव्य निभाएं हम, अधिकारों को प्राप्त करें और उज्जवल भविष्य बनाएं हम। आओ अपने संविधान को अध्ययन कर अपनाएं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। आप सभी को सादर नमन।